उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नवापुरा में आज अजीब सी हलचल थी। जगह जगह पुलिस जीपें, चेहरे पर तनाव लिए खड़े लोग और बीच मैदान में झुकी पीली पगड़ी वाला बूढ़ा आदमी अमर नारायण सिंह। अमर नारायण कस्बे के सम्मानित किसान थे। उनकी जमीन पीढ़ियों से उनके परिवार की पहचान रही थी, पर आज वही जमीन उनके हाथों से निकलने वाली थी। कारण इंस्पेक्टर दक्षेश त्रिपाठी, जिसके बारे में पूरा कस्बा जानता था कि वह सत्ता के इशारों पर चलता है। लोगों की भीड़ में फुसफुसाहटें थीं। कहते हैं जमीन के नीचे हथियार मिले हैं, कौन रखेगा हथियार इस बूढ़े खेतीहर के पास। साफ है त्रिपाठी ने ही सब प्लान किया है। इसी अफरा तफरी के बीच एक सफेद कार धीरे धीरे भीड़ चीरती हुई आई। कार से उतरी एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज, रास्ता दीजिए, मैं अदिति सिंह हूँ। अमर नारायण जी की वकील अदिति, उम्र केवल 29, एक युवा वकील और अमर नारायण की पुत्रवधू। कुछ साल पहले उनके पति आर्यन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से अदिति ने परिवार को संभाला और वहीं से उनके अंदर जमीन जैसा हौसला पैदा हुआ। भीड़ में कई नजरें मुड़ी, कुछ सम्मान से, कुछ शक से और कई त्रिपाठी के डर से। अदिति आगे बढ़कर खड़ी हुई। इंस्पेक्टर त्रिपाठी, मुझे तलाशी की अधिकृत रिपोर्ट दिखाइए। त्रिपाठी मुस्कुराया, वह मुस्कान जो ईमानदार लोगों के सीने में आग लगा दे। मैडम जी, आपके जैसे नई वकील को कानून पढ़ाने का समय नहीं है मेरे पास। हथियार मिले हैं, बस केस दर्ज होगा। अदिति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कानून उम्र नहीं देखता, सच देखता है। और सच ये है कि ये हथियार यहाँ रखवाए गए हैं। भीड़ में खुसुर फुसुर तेज हो गई। त्रिपाठी का चेहरा कठोर हुआ। बहुत जोर से बोल रही हैं आप, संभल कर, आपके भी कुछ राज होंगे, निकलवा लूं तो। यह सुनते ही अमर नारायण कांप उठे। बिटिया तू कुछ बोलना मत, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर अदिति पीछे नहीं हटी। धमकी उन पर असर करती है जो डरते हैं। मैं नहीं डरती, त्रिपाठी पास झुककर बोला। आप सोच भी नहीं सकती कि आपके खिलाफ मेरे पास क्या क्या है। और हाँ, ये खेल सिर्फ जमीन का नहीं है। ऊपर बैठे बड़े लोग चाहते हैं ये जमीन किसी भी हाल में खाली हो, समझी। अदिति ने महसूस किया मामला सिर्फ भ्रष्ट इंस्पेक्टर का नहीं, इससे भी बड़ा जाल है। तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी मैदान में आकर रुकी। उससे उतरी एक तेजतर्रार महिला, सफारी सूट में, DN देविका राणा। उनकी मौजूदगी से माहौल तुरंत बदल गया। देविका ने कड़क आवाज में कहा, त्रिपाठी ये क्या हो रहा है? तलाशी की वीडियो कहाँ है? पंचनामा कहाँ है? और FIR के पहले प्रेस को खबर कैसे फैल गई? त्रिपाठी घबरा गया। मैडम, सब नियम से हुआ है। देविका ने अदिति की ओर देखा, आप परिवार की वकील हैं, कोई शिकायत है? अदिति ने गहरी सांस ली। जी मैडम, भारी अनियमितता है और अगर मुझे अनुमति दें तो मैं साबित कर दूं कि यह पूरा मामला झूठा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। त्रिपाठी ने दांत भींच लिए। देविका ने कहा, आज की कार्यवाही रोकी जाती है, कल सबूतों की सार्वजनिक समीक्षा होगी। अदिति जी, आप तैयार रहें। त्रिपाठी के चेहरे पर चिंता की परछाई साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने उसके लंबे समय से पल रहे खेल में छेद कर दिया हो। अदिति अपने ससुर का हाथ पकड़कर कार की ओर बढ़ी। अमर नारायण की आंखों में उम्मीद चमक रही थी, पर अदिति के चेहरे पर चिंता, क्योंकि जब देविका राणा ने उनके हाथ मिलाते समय फुसफुसाकर कहा था, मुझे पता है तुम कौन हो और तुम्हारी असली पहचान सब कुछ बदल देगी। अदिति एक पल को जड़ हो गई। देविका राणा आखिर क्या जानती हैं? अदिति की असली पहचान क्या है और यह जाल कितना गहरा है? रात का समय, नवापुरा शांत था, लेकिन अदिति के मन में तूफान उठ रहा था। कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी में अदिति बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, मुझे पता है तुम कौन हो। DM देविका राणा आखिर क्या जानती हैं वो, और कैसे? अदिति ने अभी तक अपनी असली पहचान दुनिया से छिपा रखी थी। अपने ससुर अमर नारायण के लिए वह बस एक बहू, एक वकील थी, पर सच इससे कहीं बड़ा था। अगली सुबह सबूतों की सार्वजनिक समीक्षा के लिए कस्बे के पंचायत भवन में भारी भीड़ जुटी थी। सभी की नजरें एक तरफ ही। देविका राणा, अदिति और त्रिपाठी एक ही टेबल पर बैठे थे। त्रिपाठी ने लोगों के सामने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। मैडम, जो हथियार मिले हैं वो तस्वीरों और सील के साथ यहाँ हैं। देविका ने फाइल पलटी, भौहें सिकुड़ी। ये सील सरकारी नहीं है और ये तस्वीरें इनकी टाइम स्टैम्प फर्जी है। भीड़ में
में हड़कंप मच गया। त्रिपाठी पसीना पोंछता बोला, कोई तकनीकी गलती होगी, पर हथियार वही मिले थे। अदिति ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इंस्पेक्टर त्रिपाठी, आपने तलाशी के दौरान किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग का पालन नहीं किया। नहीं ग्राम प्रधान या कोई पंच मौजूद था। यह पूरी कार्यवाही अवैध है। देविका ने सिर उठाकर पूछा, आपके पास कोई सबूत है कि हथियार रखवाए गए हैं? अदिति मुस्कुराई, जी, उन्होंने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें उस रात की सीसीटीवी फुटेज है। गांव के दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने लगा कैमरा बंद नहीं किया था। उसी में दिखता है कि कैसे रात 2 बजे 3 नकाबपोश लोग गाड़ी से कुछ बड़े बैग लेकर खेत की तरफ जाते हैं और गाड़ी पुलिस की है। भीड़ एकदम शांत हो गई। कुछ सेकंड बाद हलचल शुरू हुई। क्या ये तो सीधी सीधी साजिश है? त्रिपाठी तो हमेशा से सत्ता का चमचा है। त्रिपाठी ने गुस्से से मेज पर हाथ पटक दिया। ये फुटेज नकली है, अदालत में नहीं टिकेगी, देविका ने कहा। पर जांच तो टिकेगी इंस्पेक्टर साहब, और अभी से शुरू होगी। त्रिपाठी के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखा। वह खड़ा हुआ जैसे किसी को फोन लगाने जा रहा हो, पर तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, इधर जा रहे हो? त्रिपाठी सभी मुड़े। वहाँ खड़ा था विधायक राघव प्रताप सिंह, कस्बे का प्रभावशाली नेता। पूरी भीड़ एक साथ चुप हो गई। राघव ने त्रिपाठी को घूरकर कहा, काम भी ठीक से नहीं कर पाए, इतना आसान काम था, जमीन मुझे चाहिए थी और तुम फंस गए। अदिति ने पहली बार सीधे राघव की आंखों में देखा, डर से नहीं, चुनौती से। राघव ने भी उसे देखा और पलकें झपकाईं। अच्छा, तो यह वही लड़की है? वही, देविका ने तेजी से बीच में कहा। विधायक जी, कृपया कार्यवाही में हस्तक्षेप न करें। राघव हंसा, आप नहीं समझेंगी मैडम, इस लड़की की कहानी दूसरी है। अगर इसकी असली पहचान सबको पता चल गई तो पूरा कस्बा हिल जाएगा। अदिति की मुट्ठियां कस गईं। वह जानती थी उनकी पहचान का खुलासा अभी नहीं होना चाहिए, सही समय जरूरी है। देविका ने राघव की बात काटते हुए कहा, आज की जांच यहीं खत्म। त्रिपाठी आप निलंबित। आगे की पूछताछ कल। त्रिपाठी लगभग टूट चुका था, पर जाते जाते वह अदिति के पास आकर फुसफुसाया, तुम खुद को जितना समझती हो उससे कहीं कम जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी किसके हाथ में है। अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि उन्हें पता था खेल अब खुलकर नहीं, अंदरूनी साजिशों में खेले जाने वाला है। शाम को अदिति घर लौटी। अमर नारायण बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। बिटिया, क्या हुआ? अदिति उन्हें सब बताने ही वाली थी कि उनके फोन पर एक मैसेज आया, कल रात 12 बजे पुराने पावर हाउस पर मिलो। अगर जानना चाहती हो कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई तो आना जरूरी है। अदिति की आंखें फैल गईं। क्या आर्यन की मौत एक दुर्घटना नहीं थी? क्या यह उसी जाल का हिस्सा था जो आज उनके परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहा है? रात के 11:50 नवापुरा का पुराना पावर हाउस, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और बीच में खड़ा एक हिलता डुलता बिजली का खंभा। सीलन भरी हवा में अदिति की सांसें तेज चल रही थीं। फिर भी वह आई थी, क्योंकि आर्यन की मौत का सच उन्हें सालों से भीतर से खाए जा रहा था। 12 बजते ही एक परछाई अंधेरे से निकली, चेहरा हुड से ढका हुआ। अदिति सतर्क हो गई। कौन हो तुम? आवाज धीमी थी, पर डरी नहीं। डरिए मत, मैं आपकी ही मदद कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से। अदिति भड़की, सीधे मुद्दे पर आओ। मैसेज क्यों भेजा? और मेरे पति की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? वह व्यक्ति धीरे धीरे पास आया। आर्यन की मौत सड़क दुर्घटना नहीं थी, उसे मार दिया गया था। अदिति का दिल जोर से धड़का, पर वह मजबूत खड़ी रही। किसने? वह व्यक्ति इधर उधर देखता रहा, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। नाम अभी नहीं बता सका, लेकिन वो यही चाहता था कि आर्यन किसी तरह रास्ते से हट जाए, क्योंकि आर्यन ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अदिति की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने गुस्से को बहने नहीं दिया। क्या देखा था आर्यन ने? वह व्यक्ति घर की आवाज में बोला, राघव प्रताप सिंह की करतूतें और एक फर्जी जमीन अधिग्रहण स्कीम का पुराना रिकॉर्ड। आर्यन ने उसकी कॉपी अपने ऑफिस में छिपाई थी और उस रिकॉर्ड से बहुत बड़े लोगों के नाम सामने आते। अदिति को लगा जैसे जमीन उनके पैरों तले से खिसक रही हो। तो उसके बाद आर्यन पर नजर रखी जाने लगी। उसे धमकियां मिलने लगी थीं और एक रात उसकी कार में छेड़छाड़ की गई। अदिति का गला सूख गया। वह व्यक्ति आगे बोला, और यह बात राघव प्रताप अकेले नहीं कर रहा था, उसके साथ वो भी था जो आपको अच्छी तरह पहचानता है। अदिति चौंक गई। कौन? वह व्यक्ति बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से 2 तेज मोटरसाइकिलों की हेडलाइटें उस पर पड़ी।
घबराहट में उसने अदिति को धक्का दिया। भागो, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। गोलियों की आवाज नहीं, लेकिन तेज कदमों की धमक गूंज उठी। 2 नकाबपोश लोग भागते व्यक्ति की ओर बढ़े। वह अंधेरी गलियों में गायब हो गया। अदिति छुपकर खड़ी रही। उनके भीतर डर नहीं, गुस्सा उभर आया था। अगली सुबह डीएन देविका राणा ने अदिति को बुलाया। कमरे में सिर्फ वे 2 थीं। देविका ने सख्त स्वर में कहा, तुम कल रात कहाँ गई थी? अदिति शांत थी, पर उनकी नजरें कठोर। जहाँ भी गई, आपको कैसे पता? देविका ने पलटकर जवाब दिया, क्योंकि तुमने अपनी असल ट्रेनिंग में यही सीखा था, अपनी लोकेशन छुपाना। लेकिन तुम्हारी चालें मुझे पता है। कैडर ऑफिसर अदिति चौहान। कमरे में पल भर को खामोशी छा गई। अदिति का चेहरा ठंडा पड़ गया। उनकी असली पहचान, जिसे वह छिपा कर रख रही थी, अब उजागर हो चुकी थी। हाँ, अदिति ने धीरे से कहा, एक समय मैं सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग में थी, लेकिन आर्यन की मौत के बाद सब छोड़ दिया, क्योंकि सिस्टम पर भरोसा टूट गया था। देविका ने गहरी सांस ली। और अब वही सिस्टम तुम्हारी मदद चाहता है। तुम्हें पता नहीं, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं बड़ा है। अदिति ने पूछा, क्या राघव प्रताप के पीछे और भी लोग हैं? देविका की आंखें संजीदा हो गईं। हाँ, और उनमें से एक तुम्हारे बेहद करीब रहा है, ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने कभी शक नहीं किया होगा। अदिति को लगा उनकी सांस रुक गई। देविका ने फाइल उनकी ओर सरकाई। फाइल का पहला पन्ना देखते ही अदिति की आंखें फैल गईं। वहीं लिखा था, ऑपरेशन धरातल, मुख्य सूत्रधार। नाम अदिति को अंदर तक हिला गया। कौन था वह और क्यों वह अदिति के परिवार को खत्म करने पर उतारू था? अदिति फाइल के पहले पन्ने पर लिखे नाम को देखकर जैसे पत्थर सी हो गई। महावीर चौहान। उनके होठों से धीमी टूटी हुई आवाज निकली, ये कैसे हो सकता है? महावीर चौहान, उनके ससुर के बचपन का दोस्त, घर का बुजुर्ग, वही जिसने आर्यन और अदिति की शादी में पिता जैसा साथ दिया था। उसकी तस्वीरें अब भी घर की दीवारों पर टंगी थीं। देविका राणा ने कहा, अदिति, यह नाम देखकर तुम भावुक हो सकती हो, लेकिन सच यही है। महावीर ही उस पूरे रैकेट का असली सूत्रधार है। राघव प्रताप बस उसका मोहरा था। अदिति ने फाइल पलटी। हर पन्ने पर महावीर का लालच, सत्ता का खेल और जमीन हड़पने की योजनाएं दर्ज थीं। और सबसे नीचे आर्यन की मौत की रात की कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें महावीर राघव से कह रहा था, लड़का बहुत पूछताछ कर रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। अदिति की आंखें भर आईं, पर उन्होंने आंसू पोंछकर सिर उठाया। इस बार कोई नहीं बचेगा। उस शाम नवापुरा के चौपाल पर अचानक अफरा तफरी मच गई। किसानों की भीड़, पुलिस की गाड़ियां और बीच में खड़ा इंस्पेक्टर त्रिपाठी, जो निलंबन के बाद अब सुरक्षा में रखा गया था, क्योंकि वह कई बड़े राज जानता था। अदिति और देविका भी पहुंची। त्रिपाठी उन्हें देकर बोला, अब समझ आई आप, मैंने अकेले ये सब नहीं किया था, पीछे से डोर कोई और खींच रहा था। अदिति ने कहा, नाम लो। त्रिपाठी की आवाज कांप गई, महावीर चौहान। लेकिन उसके पीछे भी कोई है। भीड़ में सनसनी फैल गई। कई लोग महावीर को भगवान जैसा मानते थे। वे ये सच सुनना ही नहीं चाहते थे। तभी अचानक एक कार चौपाल के बीच आकर रुकी। उससे उतरा महावीर चौहान, हमेशा की तरह सफेद कुर्ता, लेकिन चेहरे पर घबराहट और घमंड दोनों। उसने भीड़ की ओर हाथ उठाकर कहा, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। अदिति मेरी बेटी जैसी है और वही मुझे केस में घसीट रही है। यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है। भीड़ में कुछ लोग महावीर के पक्ष में चिल्लाने लगे, हाँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, अदिति पर दबाव होगा। स्थिति बिगड़ने लगी थी। देविका ने सख्त आवाज में कहा, भीड़ हटाइए, यहाँ कानून चलेगा, किसी का भावनात्मक नाटक नहीं। अदिति आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, महावीर जी, आपको सच बताने का आखिरी मौका है। महावीर हंसा, तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो जाओगी बहू, तुम्हें जिसने सहारा दिया उसी को खत्म करोगी। अदिति के भीतर की आग अब फटने को तैयार थी। उन्होंने जेब से एक छोटा उपकरण निकाला और ऑन किया। आवाज रिकॉर्डर। कमरे में अचानक आर्यन की मौत वाली रात की कॉल गूंज उठी। महावीर की ही आवाज, उस लड़के को रोक दो, अगर दस्तावेज बाहर आ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भीड़ सन्न। महावीर का चेहरा पीला पड़ गया। ये फर्जी है, एडिटेड, वह चिल्लाया। अदिति ने दूसरा पन्ना उठाया। उसकी बैंक स्टेटमेंट, 3 करोड़ की रकम राघव की कंपनी से ट्रांसफर। भीड़ की चिल्लाहट का रुख पलट गया। महावीर धोखेबाज
धोखेबाज है, इतने सालों से हमें बेवकूफ बनाता रहा। महावीर गुस्से में कांप उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम नहीं जानती अदिति, अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है मैं असली सूत्रधार हूँ? नहीं, असली खिलाड़ी अभी सामने ही नहीं आया। इससे पहले कि अदिति कुछ कहती, अचानक चौपाल की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा, हलचल, चीखें, भागते कदमों की आवाजें। कुछ सेकंड बाद जब जनरेटर की रोशनी वापस आई, महावीर चौहान गायब था। अदिति और देविका एक दूसरे को देखकर समझ गई, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और असली दुश्मन अभी पर्दे के पीछे छिपा है। पूरे नवापुरा में दो बातें फैल चुकी थीं, महावीर चौहान का फरार होना और असली गुनहगार का अभी सामने न आना। कस्बा तनाव में था, पुलिस छापेमारी कर रही थी। लोग डर और जिज्ञासा में थे कि आखिर वह असली सूत्रधार कौन है। लेकिन अदिति शांत थी। उनकी आंखों में वही दृढ़ता थी जिसने उन्हें आज तक हर तूफान में संभाला था। उस रात देविका राणा ने अदिति को जिला कलेक्ट्रेट में बुलाया। कमरा खाली था, खिड़की से आती हवा में फाइलें उड़ रही थीं। देविका ने कहा, महावीर चौहान सीमा पार जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा खेल खुल गया है। अदिति ने पूछा, असली मास्टरमाइंड कौन है? देविका ने एक सीसीटीवी फोटो उनके सामने रखी। महावीर किसी से मिल रहा है, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा पर साया पहचाना जा सकता था। अदिति की सांसें थम गईं। वह व्यक्ति उनके सामने रोज खड़ा रहता था, उनके घर में। देविका धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे ससुर के बड़े भाई विजयराज सिंह। अदिति के हाथ कांपे। विजयराज, जो परिवार से सालों दूर रहे थे, पर जब भी आए सम्मान के साथ घर में जगह मिली। कभी शक नहीं हुआ कि वही अपने ही खून के खिलाफ साजिश करेगा। देविका ने कहा, जमीन का विवाद सिर्फ एक बहाना था। विजयराज के नाम पर कई फर्जी कंपनियां चल रही हैं। महावीर और राघव उनके मोहरे थे और आर्यन उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। अदिति की आंखें दृढ़ हो गईं। उन्हें गिराना अब मेरा वकीली कर्तव्य नहीं, मेरा व्यक्तिगत युद्ध है। अगली शाम पुलिस और प्रशासन की टीम सीमा से लगी सड़क पर जाल बिछाए बैठी थी। अदिति ने खुद मोर्चा संभाला था। कुछ देर बाद एक एसयूवी धूल उड़ाती हुई आती दिखी। उसके पीछे दो और गाड़ियां, महावीर, राघव और विजयराज सिंह। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस घेराबंदी में लग गई। लेकिन विजयराज अभी भी शांत था। उसका चेहरा चौंकाने वाला ठंडा और नियंत्रित। अदिति उसके सामने पहुंची। इतना सब अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों? विजयराज मुस्कुराया, क्योंकि ताकत खून से बड़ी होती है। तुम लोग केवल जमीन को जमीन समझते रहे, पर मैं उस पर अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। अदिति ने कहा, आर्यन ने कुछ गलत नहीं किया था। विजयराज की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा पति ना समझा, उसने दस्तावेज लीक करने की कोशिश की थी और जब मुझे पता चला उसे हटाना जरूरी था। अदिति के भीतर की आग शांत नहीं हुई, पर उन्होंने अपनी संयम की ढाल नहीं छोड़ी। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर झिलमिलाती लाल बत्ती। पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। विजयराज चौंका। तुमने? देविका राणा आगे बढ़कर बोली, और यह रिकॉर्डिंग अदालत में सबसे बड़ा सबूत होगी। महावीर और राघव को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। विजयराज भागने की कोशिश में था, पर जवानों ने उसे भी पकड़ लिया। उस पल अदिति ने कोई चीख, कोई ताली, कोई जीत का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ आंखें बंद करके गहरी सांस ली, क्योंकि आज आर्यन के लिए न्याय का पहला कदम पूरा हुआ था। कुछ दिनों बाद नवापुरा में शांति थी। लोग अदिति को सम्मान के साथ सिर झुकाकर देखते थे। अमर नारायण की आंखों में राहत और गर्व दोनों थे। चौपाल के मंच पर अदिति ने जनता से कहा, अन्याय तब तक बढ़ता है जब तक हम उसे स्वीकार करते रहते हैं। साहस का मतलब लड़ाई जीतना नहीं, गलत के सामने खड़े होने का पहला कदम उठाना है। और याद रखिए, सच कभी हारता नहीं, बस देर से जीतता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अदिति मंच से उतरते हुए आसमान की ओर देखी, जैसे आर्यन वहीं खड़े हो मुस्कुराते हुए, और हवा में जैसे उनकी आवाज तैर रही थी, तुमने कर दिखाया अदिति।